हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोकेमिस्ट्री क्लासेस पे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आइए समझते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स संक्रमण तत्व होते क्या हैं। तो जैसा बेटा हम जानते हैं कि जो उपकोष होते हैं चार, एस, पी, डी और एफ, इसी के अकॉर्डिंग ब्लॉक होते हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करेगा तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, पी में करेगा तो पी ब्लॉक, टी में करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ में करेगा तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो हमको आज पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा एलिमेंट्स का वो डी उपकोष में एंटर करेगा। तो पहले तो परिभाषा इसकी समझ लेते हैं, मैं बताता हूं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए बेटा। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पिछले डी उपकोष में प्रवेश करता है। बाह्यतम कोश से पिछले कोश के डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती तत्व होते हैं और ये मध्य के गुण भी प्रदर्शित करते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो बेटा इसमें जो खास बातें हमको याद रखनी है कि किसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बाह्यतम कोश को एन से डिनोट करते हैं, तो बाह्यतम कोश से पिछले कोश यानी n-1 और डी उपकोष में एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बाह्यतम कोश से पिछले कोश के डी उपकोष में एंटर करेंगे, इसीलिए इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगली चीज क्या है बेटा, ये एस बा पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इसके मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं या मध्यवर्ती का कार्य करते हैं, ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के। अगली चीज क्या है बेटा, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं हम इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को, इनकी चार श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी आपकी 3D श्रेणी कहलाती है, 3D सीरीज पहली श्रेणी। दूसरी 4D सीरीज है, फिर 5D सीरीज है और फिर 6D सीरीज है। तो ये कुल मिला के जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनकी चार श्रेणियां होती हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे, जिस श्रेणी पर बात करेंगे वो आपकी है 3D सीरीज और 12th लेवल पर ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। हम देखते हैं कि 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे और जो अंतर आएगा कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वो क्यों ऐसा होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए समझते हैं अब 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए बेटा, जो तत्व होंगे वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद में फेरस, फेरस के बाद में कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक, ये होते हैं तत्व 3D सीरीज के। फिर से बोलेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इनका परमाणु क्रमांक लिख देता हूं, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज का 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर का 29 और जिंक का होता है 30। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से करेंगे और जो अंतर आएगा वो अंतर ऐसा क्यों होगा वो हम देखेंगे। तो बेटा यहाँ लिख देते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, इधर करेंगे हम लोग। तो स्कैंडियम
परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, वेनेडियम परमाणु क्रमांक इसका 23, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, मैंगनीज परमाणु क्रमांक 25, फेरस परमाणु क्रमांक 26, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट के बाद में निकिल परमाणु क्रमांक 28, कॉपर परमाणु क्रमांक 29, जिंक परमाणु क्रमांक 30। ये इनका परमाणु क्रमांक है। स्कैंडियम का करते हैं तो 1s2, 2s2, हाँ जी ठीक 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 ठीक। हाँ बेटा, स्कैंडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, सॉरी स्कैंडियम है तो 3d1 और यहाँ 4s2। बेटा अक्रिय गैस होती है आर्गन, उसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो हम जरा गौर से देखें, यहाँ तक देखो वही आर्गन के समान है। तो अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं Ar और बाहर इसके 3d1 और 4s2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर देखेंगे बेटा, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंटर करेगा, तो इतनी कंडीशन तो टाइटेनियम की सेम रहेगी। यहाँ तक की 3p तक की कंडीशन सेम है। यहाँ पर है जो 3d है, एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, वो d में पहुंचेगा तो 3d2 हो जाएगा, और यहाँ 4s है वो 2 रहेगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। यहाँ पर वेनेडियम की कंडीशन भी बेटा यहाँ तक सेम रहेगी, p तक, यहाँ तक सिचुएशन सेम रहेगी। तो और 3d में हो जाएगा 3d3 और 4s2। यहाँ क्रोमियम है, यहाँ पर होना चाहिए 3d4, 4s2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि 3d और 4s की ऊर्जा, इनके जो ऊर्जा लेवल है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और 4s से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ट्रांसफर हो जाता है अर्धपूरित कक्षक बनाने के लिए जो स्थायी होते हैं इसकी अपेक्षा अधिक, तो यहाँ पर जो वास्तविक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो हो जाता है 3d5 और यहाँ रह जाता है 4s1। तो इस तरीके से क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, और मैंगनीज का उसी की तरह 3d5, 4s2, और ये हो जाएगा फेरस का 3d6, 4s2, कोबाल्ट का हो जाएगा 3d7 और 4s2, निकिल का भी हो जाएगा 3d8, 4s2, कॉपर का हो जाएगा 3d, और इसी की तरह यहाँ 9 की जगह होगा 10 और यहाँ होगा 4s1, और जिंक का भी होगा 3d10 और 4s2। बेटा यहाँ पर हमने देखा है, देखो इस लाइन का मतलब है ये सभी सेम है सभी में, ये आपका यहाँ ये लिख देंगे सभी में। यहाँ पर जो अंतर देखने को मिला वो क्रोमियम और कॉपर में देखने को मिला। इन्होंने इन सभी तत्वों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण नहीं किया है। ये क्यों होता है अभी आपको बताया, और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं। बेटा देखो क्रोमियम का पहले बताता हूं। क्रोमियम का ये है, देखो इसकी 2 सिचुएशन पहले हम बनाते हैं। जो आपके उपकोष होता है ना डी, और डी के पास जो चैम्बर होते हैं बेटा, वो चैम्बर होते हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और बाहर इसके क्या है 4s है, उसको हम यहाँ पर बना देंगे। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, लेकिन वास्तव में कितने होने चाहिए थे, इनकी तरह 4 होने चाहिए था ना 3d4, और यहाँ होना चाहिए था 4s2। अगर ये सिचुएशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा 1, 2, 3, 4, ये 3d4 हो गया, और यहाँ पर 4s2, ये हो गया 4s2। एक कंडीशन आपकी ये हो गई क्रोमियम की, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, जब आपको बता दिया है कि 3d और 4s जो हैं
इनके ऊर्जा स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है और स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। किसमें? 3D में जंप करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ट्रांसफर होके आएगा स्थायी संरचना बनाने के लिए, तो यहाँ एक रह जाएगा कि नहीं? और यहाँ रह गया इलेक्ट्रॉन एक, किसमें रह गया बेटा? 4s हो गया ये। अब यहाँ पर चैम्बर हमको बना लेने हैं 5, 4 तो हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, तो ये हो गया बेटा 3d5। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इन चैम्बर्स में देखो ये बिल्कुल खाली है, तो और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्थायी संरचना नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा स्थायी है। तो क्रोमियम जो है वो अधिक स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है। कारण ये है कि 3d और 4s के ऊर्जा लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d में। इस प्रकार से इसकी संरचना ये हो जाती है। ऐसा ही कॉपर के साथ है बेटा। कॉपर अगर 3d9 होता तो क्या होता? कॉपर यदि 3d9 होता तो क्या होता? देखो 5 चैम्बर बना देंगे और 4s में यहाँ पर कितने हैं? अगर ये 3d9 वाली कंडीशन और 4s2 वाली फॉलो होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, ये सिचुएशन है। लेकिन बेटा यहाँ देखो ये सभी पेयर्ड हैं यहाँ तक, लेकिन ये अनपेयर्ड है, तो ये संरचना भी ज्यादा स्थायी नहीं है, ये संरचना भी अधिक स्थायी नहीं है। ऐसी कंडीशन पे देखो अगर ये सभी पेयर्ड हो जाएं तो स्थायी संरचना बन जाएगी। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा और सेकंड कंडीशन बनेगी बेटा इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां रह जाएगा 4s1। ये 3d10 वाली सिचुएशन है और ये 4s1 वाली। अब हम देख सकते हैं बेटा ये सभी पेयर्ड है और ये अर्धपूरित है, ये भी स्थायी होता है। इस वजह से ये जो सेकंड कंडीशन है ये वाली, ये संरचना ज्यादा स्थायी है इसकी अपेक्षा। इस वजह से ऊर्जा लेवल में तो अंतर ज्यादा होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ट्रांसफर हो जाता है। इस कारण जो आपके क्रोमियम और कॉपर हैं वो इन तत्वों की अपेक्षा थोड़ा अंतर प्रदर्शित कर देते हैं। उसका रीजन ये रहा आपके सामने। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके कुछ अभिलक्षण हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको बताते हैं और हमारे साथ साथ आप उसको समझेंगे। तो पहले एक बार रिवाइज करते चलो बेटा। 3D में कौन कौन से तत्व आते हैं? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। तो ये सभी तत्व जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? 3D सीरीज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वास्तव में जो है वो इसमें जिंक नहीं होता है 3D सीरीज का, क्योंकि वो ना तो आयोनाइजेशन स्टेट में है ना ऐसे डी उसका जो उपकोष है वो इनकम्प्लीट नहीं होता। अगर आयनित अवस्था में भी आएगा Zn2 पॉजिटिव तब भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वैसे भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्व नहीं है बेटा। देखो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं संक्रमण तत्व, इनके क्या अभिलक्षण है, इनके क्या अभिलक्षण है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है बेटा, ऊर्जा लेवल ज्यादा नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से पिछले कोष में जब स्थानांतरित होंगे और दोनों ही कोष बाह्यतम 2 कोष इनकम्प्लीट होते हैं डी ब्लॉक तत्वों के, जिस वजह से डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ये डी ब्लॉक के तत्व। दूसरी चीज है बेटा ये एस और एस व पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके मध्यवर्ती तत्व होते हैं।
कैसे तत्व होते हैं? मध्यवर्ती तत्व होते हैं। अगली कंडीशन है कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं बेटा वो उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अगली बात है ये रंगीन आयन भी बनाते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं वो अगली वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है बेटा। अगली कंडीशन है डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो सभी धातुएं होते हैं और धातु होने के कारण धातुओं का गुण है ये ठोस होते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आघात वर्धनीय भी होते हैं, ठोस भी होते हैं, ध्वनि उत्पन्न भी करते हैं। लेकिन जो मरकरी है जो धातु है वो ठोस नहीं है, तो हम लिख देंगे मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर डी ब्लॉक के तत्व हैं वो ठोस होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य भी होते हैं। अगली चीज है बेटा डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण भी करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें दो या उससे अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाए किसी के निर्माण में, तो मिश्र धातु कहलाता है। अगली चीज है बेटा डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो संकुल यौगिक का निर्माण भी करते हैं, संकुल यौगिक भी बनाते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण भी ये करते हैं। अगला है बेटा डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण भी करते हैं ये। तो फिर से समझ लो एक बार, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, एस और पी के मध्यवर्ती तत्व होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, रंगीन यौगिक बना देते हैं, ठोस होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य भी होते हैं, मतलब ठोसों के जैसे, ठोस सभी धातुएं हैं तो धातुओं के गुण प्रदर्शित करेंगे बेटा। मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, ये जटिल यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण भी करते हैं। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट अभिलक्षण हो गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती है, बताया था कोई पॉइंट्स आपको क्लियर कराना है तो आप बता सकते हैं, उस टॉपिक पे हम बनाने का प्रयास करेंगे वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ठीक लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइए। थैंक यू।